दोस्तों बहुत स्वागत है आपका एग्जाम क्लिक्स के ऑनलाइन पोर्टल में। इस वीडियो में हम लोग भारत के जो महत्वपूर्ण पदाधिकारी होते हैं उनको मिलने वाले वेतन के बारे में डिस्कस करेंगे और अच्छे से समझेंगे कि किसको कितना वेतन मिलता है। ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे एग्जाम में क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटीज़ रहती हैं। तो देखते हैं कि करके सभी महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन को। इसमें से पहला है हमारा राष्ट्रपति। तो जो राष्ट्रपति है वो भारत का प्रथम नागरिक होता है, इसलिए जो राष्ट्रपति की सैलरी होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। कितनी है राष्ट्रपति की सैलरी इस समय? तो राष्ट्रपति की सैलरी है इस समय 5 लाख रुपए। इससे पहले 2018 में ये सैलरी 1.5 लाख रुपए हुआ करती थी। फिर हुआ कुछ ऐसा कि 1.5 लाख रुपए जो राष्ट्रपति की सैलरी थी, इससे ज़्यादा सैलरी तो कैबिनेट सचिव की थी जो कि 2.5 लाख थी। और अगर देखा जाए भारत का जो राष्ट्रपति होता है वो तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है। फिर भी जो तीनों सेनाओं के अलग अलग अपने अपने प्रमुख हैं उनको राष्ट्रपति से ज़्यादा वेतन मिलता था। राष्ट्रपति को 1.5 लाख रुपए मिलता था, तीनों सेनाओं के प्रमुख को, अलग अलग आर्मी के चीफ को, नेवी के चीफ को, एयरफोर्स के चीफ को 2.5 लाख रुपए मिल रहे थे। जबकि राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होते हुए भी केवल 1.5 लाख रुपए वेतन पा रहा था। तो इस सब को देखते हुए राष्ट्रपति का वेतन बढ़ाकर सीधा 5 लाख रुपए कर दिया गया। इसमें 200% से भी ज़्यादा की बढ़ोतरी की गई। तो जब राष्ट्रपति का वेतन बढ़ा तो इसके साथ साथ अन्य महत्वपूर्ण पदाधिकारियों का वेतन भी बढ़ाया गया। अब देखते हैं कि किस किस का वेतन बढ़कर कितना हो गया है। तो राष्ट्रपति के बाद आता है उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति का वेतन बढ़ाकर कर दिया गया है 4 लाख रुपए। उसके बाद नंबर आता है प्रधानमंत्री का। प्रधानमंत्री का वेतन कितना होता है? दरअसल प्रधानमंत्री का जो वेतन होता है वो एक सांसद के बराबर होता है। सांसद के बराबर क्यों? आपको ध्यान होगा प्रधानमंत्री बनने के लिए कंडीशन होती है कि अगर प्रधानमंत्री अपने पद की शपथ लेते समय किसी भी सदन का सदस्य नहीं है, वो प्रधानमंत्री बन गया है, तो उसको 6 महीने के भीतर किसी एक सदन की सदस्यता लेनी पड़ती है, या तो लोकसभा की या तो राज्यसभा की। मतलब वो एक तरीके से सांसद बन जाता है। कहने का मतलब अगर ओरिजिनली देखा जाए तो प्रधानमंत्री है वो संसद का सदस्य होता है, इसलिए उसको सांसद के बराबर वेतन मिलता है। वेतन कितना होता है? ये होता है लगभग 2,80,000 प्रति माह। इसको ऐसे समझिए, यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए प्राइम मिनिस्टर की सैलरी के बारे में बताया गया है। यहाँ पर इसकी सैलरी यहाँ पर मंथ बेसिक पे है वो 2,80,000 रुपए है। यानी कि ये देखिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन लोकसभा और राज्यसभा के रूप में ये सैलरी ले रहा है। लेकिन इसको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के अलाउंसेस तो मिल ही रहे हैं, साथ साथ इसको प्राइम मिनिस्टर के जो अलाउंसेस हैं इंडिया के वो भी मिल रहे हैं, इसलिए इसकी सैलरी एक सांसद से थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है। चलिए और भी लोगों के बारे में डिस्कस करते हैं हम लोग। ये तो हमने देखा केंद्र के स्तर पर। अब थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि राज्य में कौन कौन से पदाधिकारियों का वेतन होता है। तो जैसे केंद्र के स्तर पर राष्ट्रपति होता है, वैसे राज्य स्तर पर राष्ट्रपति के ही समान कार्य वाला एक राज्यपाल होता है। तो राज्य में राज्यपाल का वेतन सबसे ज़्यादा होता है। कितना होता है? ये होता है 3,50,000 रुपए। अब राज्य में उपराष्ट्रपति के समकक्ष तो कोई पद है नहीं। फिर देखते हैं प्रधानमंत्री। जो केंद्र में जो काम प्रधानमंत्री का होता है वही काम राज्य में कौन करता है? मुख्यमंत्री करता है। अब ये मुख्यमंत्री की सैलरी कितनी होती है? तो जो मुख्यमंत्री की सैलरी होती है वो कोई फिक्स नहीं होती कि मुख्यमंत्री को इतनी सैलरी दी जाएगी। ये प्रत्येक राज्य की विधानमंडल द्वारा तय किया जाता है कि वो अपने मुख्यमंत्री को कितनी सैलरी देंगे। जैसे कि यहाँ पर हम कुछ राज्यों का एग्जाम्पल लेते हैं। आप यहाँ देखेंगे पंजाब का जो मुख्यमंत्री है यानी कि सीएम चीफ मिनिस्टर, वो 2,30,000 पर मंथ पा रहा है। जबकि उत्तर प्रदेश का जो मुख्यमंत्री है उसको 3,65,000 रुपए मिलते हैं, जो कि राज्यपाल के वेतन से भी ज्यादा है। और तो और जो दिल्ली का मुख्यमंत्री है उसको 4 लाख रुपए पर मंथ मिलते हैं। दिल्ली और पुदुचेरी में विधानसभा है इसलिए वहां भी मुख्यमंत्री होता है। सबसे ज्यादा अगर किसी राज्य के मुख्यमंत्री की सैलरी है तो वो है तेलंगाना। तेलंगाना में देखिए आप 4,10,000 रुपए पर मंथ मुख्यमंत्री को मिलते हैं। अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसको कितनी सैलरी मिलती है। तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को 2,80,000 पर मंथ मिलते हैं। और सर्वोच्च न्यायालय के जो अन्य न्यायाधीश हैं उनको 2,50,000 रुपए मिलते हैं। सेम टू सेम राज्य स्तर पर देखा जाए तो हाई कोर्ट होता है यानी कि उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसको 2,50,000 रुपए मिलते हैं। और जो उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश होते हैं उनको 2,25,000 रुपए मिलते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कि जो सर्वोच्च न्यायालय की अन्य न्यायाधीश की सैलरी है वो उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश की सैलरी से मैच कर रही है।
एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ ये बन सकता है, मान लीजिए सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश हैं या उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश हैं, ये रिटायर्ड हो चुके हैं, यानी कि सेवानिवृत्त न्यायाधीश बन चुके हैं। फिर अगर सर्वोच्च न्यायालय में काम ज़्यादा है, काम अधिक है, तो जो मुख्य न्यायाधीश है वो राष्ट्रपति की सलाह पर इन न्यायाधीशों को कार्य के लिए बुला सकता है। तो क्वेश्चन ये बन सकता है कि जो ये सेवानिवृत्त न्यायाधीश हैं, मुख्य न्यायाधीश यानी कि सीजेआई के बुलाने पर सर्वोच्च न्यायालय में काम करने जाएंगे तो इनको कितना वेतन मिलेगा? तो इनका वेतन कोई फिक्स नहीं है, इनका वेतन राष्ट्रपति तय करता है। जो राष्ट्रपति तय करेगा वही वेतन ये लोग लेंगे। बस एक वेतन ही है जो इनको अन्य न्यायाधीशों से, जो कि परमानेंट हैं और ये टेम्पोररी है, इनको डिफरेंस करता है, यानी कि अलग बनाता है। अब हम कुछ अन्य महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के बारे में बात करेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो वो है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, मुख्य चुनाव आयुक्त और महान्यायवादी। जो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है वो मुख्य चुनाव आयुक्त है। ये दोनों परमानेंट होते हैं, यानी कि 6-6 साल के लिए नियुक्त किए जाते हैं। तो इनका वेतन भी फिक्स होता है जो कि 2,50,000 रुपए होता है। जबकि जो महान्यायवादी है इसका वेतन फिक्स नहीं होता है। क्यों नहीं होता है फिक्स? क्योंकि महान्यायवादी की जो पोस्ट है वो पोस्ट ही परमानेंट नहीं है। ये तो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद ग्रहण करता है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद ग्रहण करने का मतलब है कि राष्ट्रपति जब तक चाहेगा तभी तक ये रहेगा। राष्ट्रपति जिस दिन इसको हटाना चाहेगा उसको हटा देगा। जबकि राष्ट्रपति इन दोनों को नियुक्त तो कर सकता है लेकिन इनको हटा नहीं सकता। अब थोड़ा सा महान्यायवादी के बारे में समझिए कि ये परमानेंट क्यों नहीं है। तो जो महान्यायवादी होता है वो एक तरीके से सरकार का वकील होता है। सरकार का वकील मतलब उस समय जो रूलिंग पार्टी है वही इस महान्यायवादी को नियुक्त करने का प्रस्ताव यानी कि सलाह राष्ट्रपति को देती है और राष्ट्रपति तब इसको नियुक्त करता है। वह इस सरकार का कानूनी सलाहकार होता है। ये वही व्यक्ति है जो सदन की किसी भी कार्रवाई में भाग ले सकता है, चाहे वो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, लेकिन मतदान नहीं कर सकता। और इसको किसी भी न्यायालय, चाहे वो सर्वोच्च न्यायालय हो या अधीनस्थ न्यायालय हो, उच्च न्यायालय हो, कोई भी छोटे से बड़ा न्यायालय हो, सब में सुनवाई करने का अधिकार होता है। कुल मिला के यह कह सकते हैं यह सरकार का एजेंट है, यानी कि जो सरकार उस समय रूलिंग पार्टी है ये उसका एजेंट है। उसी की तरफ से ये हाई कोर्ट में जाकर दलीलें पेश करता है। मान लीजिए कोई रूलिंग पार्टी है इस समय बीजेपी। अब इस बीजेपी ने क्या किया कि अपनी तरफ से एक व्यक्ति को अपॉइंट करवा दिया राष्ट्रपति से कहकर। तो जो ये व्यक्ति है महान्यायवादी, ये तो इसी पार्टी की तरफदारी करेगा। अब मान लीजिए इस पार्टी का कार्यकाल खत्म हो गया, ये समय से पहले भंग हो गई या कुछ भी हो गया, मान लीजिए चुनाव होता है और दूसरी पार्टी है कांग्रेस, वो जीत जाती है, तो वो सबसे पहले इस व्यक्ति को अपने पोस्ट से हटाएगी। अगर नहीं हटाया तो इस व्यक्ति को तो इस पार्टी ने नियुक्त किया था, तब तो वो इस पार्टी के खिलाफ भी बोल सकता है। तो सबसे पहले ये कांग्रेस पार्टी है, ये एक नए व्यक्ति को राष्ट्रपति से कहेगी महान्यायवादी बनाने के लिए। इस तरीके से हम देखते हैं जो महान्यायवादी की पोस्ट है वो सरकार रहने तक ही है। अब सरकार जरूरी नहीं है कि 5 साल तक ही रहे या कितने समय तक रहे। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि जो महान्यायवादी की पोस्ट है वो टेम्पररी है। क्यों? क्योंकि सरकार खत्म तो ये महान्यायवादी की पोस्ट भी खत्म। जब ये पोस्ट परमानेंट नहीं है तो इसका वेतन भी परमानेंट नहीं है। राष्ट्रपति तय करता है कि इसको कितना वेतन मिलेगा। और तो और जब राष्ट्रपति इसको परमानेंट पोस्ट नहीं दे रहा, सरकारी आदमी नहीं मान रहा, कोई फिक्स वेतन नहीं दे रहा, तो राष्ट्रपति फिर इसको निजी प्रैक्टिस से भी नहीं रोकता है, यानी कि ये निजी केस भी लड़ सकता है अपने और उनसे भी पैसा कमा सकता है। फिर भी कुल मिलाकर यह कह सकते हैं इसकी जो सैलरी होती है वो लगभग 2 से 2.5 लाख के बीच में होती है। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन जिनके बारे में हमने अच्छे से डिस्कस किया और उम्मीद है आपको समझ में भी आया होगा। इनमें से 3 बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि प्रधानमंत्री को सांसद का वेतन मिलता है और सेवानिवृत्त न्यायाधीश को राष्ट्रपति जितना तय करता है वेतन उतना मिलता है, और महान्यायवादी की पोस्ट है वो टेम्पररी है इसलिए उसका वेतन भी होता है वह राष्ट्रपति तय करता है। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है, आपको कुछ सीखने को मिला है वीडियो से, तो उसके लिए एक लाइक तो बनता है। आपके लाइक से ही हमें अच्छी वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलता है। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।